नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं कि एक अपडेट होती है हर खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां सरकार और विपक्ष में इस वक्त टकराव का माहौल बना हुआ है। दरअसल बीते कल ये खबर आई यूएस और भारत डील को लेकर के कि जो टैरिफ है जो पहले 25% था उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। अब ये खबर आने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने जानकारी दी एक पोस्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई और देश के कई सारे नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां सुप्रीम फटकार और मेटा करेगा सुधार। जी हां, व्हाट्सएप और फेसबुक को इस वक्त फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिर जो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी निजता का ध्यान कैसे रखा जाएगा, इसको लेकर ये फटकार लगाई गई है। क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, क्योंकि अब भारतीय नौसेना और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि और घातक होगा समुद्री अटैक, क्योंकि एक और लॉन्ग रेंज की मिसाइल इस वक्त बहुत जल्द ही मिलने जा रही है भारतीय सेना को। आखिर ये मिसाइल कौन सी है, क्या है इसका नाम और क्या है इसकी खासियत, और किस तरीके से ये भारतीय सेना नौसेना को और मजबूती प्रदान करेगी, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। और पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां भारत और यूएस डील पर इस समय आर पार की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। संसद का सत्र चल रहा है और इस बीच में कई सारी चीजों को लेकर टकराव तो पहले से ही था, लेकिन भारत और यूएस डील, जो कि खबर बीते कल सामने आई है इस डील को लेकर के कि 18% अब भारत के ऊपर टैरिफ है, जो पहले 50% तक पहुंच गया था। अब उस डील को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। सरकार और विपक्ष में इसको लेकर टकराव जैसा स्थिति इस समय बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उनकी तरफ से कई तरीके के बयान भी दिए गए हैं और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं, क्योंकि ये डील जो हुई है इससे बहुत सीधी सी बात है कि रोजगार भी बढ़ेगा और भारत के आयात और निर्यात के जो रास्ते हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं खुलेंगे। हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसकी दिशा में भारत जाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई सारी डील भी साइन हो रही है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो किरण रिजिजू की तरफ से भी एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि 39 देशों के साथ डील जो समझौते हैं वो साइन हो चुके हैं और ये ऐतिहासिक है। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ऐतिहासिक डील हो रही है, एक के बाद एक डील हो रही है। लेकिन वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष इससे नाखुश है। अब जो भारत और यूएस की डील हुई है उस पर भी विपक्ष नाखुश है और कई तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। काफी कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर काम में विपक्ष को कमियां और खामियां ही क्यों नजर आती हैं? क्यों अच्छी चीज को अच्छा बताने में विपक्ष पीछे हो जाता है, विपक्ष फेल हो जाता है? इसको लेकर कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, जिसका जवाब फिर जनता जो है वो आगे जो आने वाले चुनाव होते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जनता जवाब देती है। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष है जो हर बार सवाल उठाने का काम कर रहा है। हालांकि एक मजबूत लोकतंत्र को भी ये दर्शाता है कि विपक्ष आवाज उठाए, लेकिन क्या हर एक अच्छी चीज की भी आवाज उठाना जरूरी है? जब कोई अच्छी बात हो रही है तो उसका सपोर्ट सरकार को करना चाहिए। अब ऐसे में अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। आखिर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया
और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गई है। ये ऐतिहासिक है और ये 39 कंट्रीज जो है पूरा डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, तो ये ऐतिहासिक है। किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना, आप पिछले वर्षों में उठा करके देखेंगे ऐसे अनेक प्रयास हुए होंगे। कभी SIR को लेकर के होता है, कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के होता है, जहां जिसका कोई मूल नहीं है, जो कोई जड़ नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। तो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए इस वक्त में नजर आई भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश राज, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि जब भी संसद का सत्र चल रहा था, इससे आखिरी वाला जो इससे पहले वाला सत्र था, शीतकालीन सत्र, उस वक्त भी विपक्ष बेबुनियाद मुद्दे उठाने की कोशिश करता हुआ नजर आया था, चाहे फिर वो SIR का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दा हो। और इस बार अब जिस तरीके से टैरिफ जो कम किया गया भारत के ऊपर, 18% टैरिफ की बात कही गई, उसको भी अब मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, विपक्ष के मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक मुद्दा स्पष्ट है कि वो सत्ता पक्ष को हर हाल में घेरना चाहते हैं, चाहे मुद्दे बड़े हों या छोटे हों या फिर बेवजह हों, लेकिन वो सरकार की आलोचना करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक कमज़ोर विपक्ष की जो स्थिति है उसको दर्शाता है, क्योंकि विपक्ष रचनात्मक सहयोग कर, सत्ता पक्ष की आलोचना कर, वो सरकार की आंखें भी खोलने का काम करता रहा है और यही विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले एक दशक से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जो है बेवजह हंगामा खड़ा कर संसद का जो कीमती वक्त है उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। और हमने कल देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके से राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए और उस दौरान एक मैगजीन और एक किताब का हवाला देकर, एक किताब को कोट कर सदन के भीतर गतिरोध पैदा करने की कोशिश की गई। आज भी हंगामा चलता रहा और आज एक नया मुद्दा, ये ट्रेड डील जो है वो विपक्ष को मिल गया है। चूंकि ये रात में जो डील हुई है जिसको लेकर भारत काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और ये ट्रेड मिल उसी का एक बड़ा हिस्सा होगा, बेहद उपयोगी होगा। और एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री का इसी ट्रेड डील को लेकर उनका अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी ट्रेड जो डील है उसके बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया भी सदस्यों को कि रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए मुझे बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं और इस बेरोजगारी खत्म करने की दिशा में जो हमारा भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा, बेहद उपयोगी साबित होगा। तो विपक्ष के अपने वायदे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष हर हाल में जो है वो चाहता है कि सदन के भीतर चर्चा हो। और राहुल गांधी अभी जो है वो बोलने के लिए खड़े हुए थे और फिर वही पुराना राग अलाप रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने उन्हें ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि आप किसी पत्रिका या किसी ऐसे किताब जो प्रकाशित नहीं हुए हैं उसको आप सदन में कोट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल गहमा गहमी के बीच सदन को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी वही पुराना राग अलाप रहे हैं और अब ट्रेड डील जो है वो भी एक उनके लिए एक मुद्दा बन गया है। चलिए राजेश, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बीते कल शाम को, कल देर रात ये खबर सामने आई कि जो टैरिफ है वो 25 से सीधा 18 कर दिया गया है वापस। अब इसको लेकर के एक तरह से हम देखें तो जो निवेशक है या जो व्यापारी वर्ग है जिनका कंपनी का सामान और अमेरिका में जाता था, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है और इससे कहीं ना कहीं व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के भी कई सारे अवसर खुलेंगे। लेकिन आखिर विपक्ष को कमी कहाँ नजर आ रही है इसमें?
हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे संसदीय लोकतंत्र में ये सारी बातें होती रहती है। जब विपक्ष होता है वो सरकार को सचेत करता है और सरकार जो है विपक्ष का जवाब देता है। इसमें तनातनी भी होती है, इसमें ऐसी स्थिति होती है कई बार कि लगता है कि कटु कटाक्ष हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दरअसल ये संसदीय प्रक्रिया का पूरा अंग होता है। और इस संसदीय प्रक्रिया में हमने बार बार देखा है कि विपक्ष के जवाब सरकार देती है, सदन में देती है और सदन के बाहर भी देती है। तो सरकार का काम है एग्जीक्यूटिव चलाना, सरकार का काम है सरकार की नीतियां तय करना, देश की नीतियां तय करना और उसे कार्यान्वित करना। पक्ष अगर सवाल उठाता है तो सरकार उसका जवाब भी देती है। और इसीलिए लगातार सुबह से संकेत हमें मिल रहे हैं कि सरकार ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उस ट्रेड डील का सरकार जवाब देगी और सरकार सो मोटो स्टेटमेंट भी दे सकती है। क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पे यह सिर्फ देश जो है वो देश सभी का है, हमारा आपका सबका देश है और सबके जेहन में ये बात है। इस बात को लेकर काफी कौतूहल है कि ये ट्रेड डील कैसा हुआ, अच्छा हुआ। सबके मन में एक नई ऊर्जा भरी है। जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 साल से कटाक्ष पे कटाक्ष, टूथ सोशल डिप्लोमेसी, सोशल मीडिया डिप्लोमेसी कर रहे थे, भारत के खिलाफ भी तरह तरह की बातें उनके मुखार बिंदु से आती थी। कभी टैरिफ किंग कहते थे, कभी कुछ और कहते थे, डाइट इकोनॉमी। लेकिन आज उस भारत के जैसे देश के साथ उन्हें ट्रेड डील करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत में कुछ ताकत है और यह जो ताकत है, यह ताकत संसद में भी प्रतिबिंबित होता है। जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होता है इसमें ये सारी बातें होती है, पक्ष और विपक्ष में तकरार होते हैं और सरकार उसका जवाब देती है। तो ट्रेड डील जो है बहुत ही रचनात्मक बात है भारत के लिए, भारत के देश के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। इसलिए ये स्थितियां दिखेंगी, सरकार जवाब देगी और सरकार के जवाब पर विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देगी। तो निश्चित तौर पे जो व्यापारी वर्ग है यहाँ का जो कंज्यूमर वर्ग है, उन दोनों वर्गों में मैंने कई लोगों से बात की सुबह से, या तो फैब्रिक इंडस्ट्री में लुधियाना के कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई। उन सारे लोगों के जो फैब्रिक थे वो रुके पड़े थे, अमेरिकी बाजार में नहीं जा पा रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब 18% होगा तो निश्चित तौर पे ये उनके लिए बहुत आशा की किरण है उनके लिए कि अमेरिकी व्यापार बाजार के हिसाब से उन्होंने जो फैब्रिक बनाया था, उन्होंने जो अपैरल बनाया था वो जाएगा। क्योंकि हर बाजार की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। यूरोप के बाजार की अलग स्पेसिफिकेशन होती है, उसकी अलग मांग होती है। अमेरिका के बाजार की, मिडिल ईस्ट की अलग अलग तरह की मांग होती है, डोमेस्टिक में अलग तरह की मांग होती है। तो सारे के हिसाब से वो करते हैं। तो उनके अंदर एक आशा की किरण है। कंज्यूमर जो है, भारत के कंज्यूमर है या विदेश के कंज्यूमर है, उनके अंदर भी एक आशा की बात है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं जिनको भारतीय सामान की जरूरत होती है। टैरिफ की वजह से उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब जब टैरिफ कम हुआ है तो उन्हें ये मिलेगा। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके जरिए कई सेक्टर्स को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। फिर चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या फिर फार्मा सेक्टर की बात करें या IT सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर को इसके जरिए कहीं ना कहीं फायदा अब आगे आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो भी शेयर मार्केट पर भी पड़ना शुरू भी हो चुका है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। प्राइवेसी यानी निजता, जो हमारा और हम सभी का मौलिक अधिकार है और ये हम सभी जानते हैं। और आज जब हम डिजिटल दौर में हम सभी हैं तो ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारियां सभी एप्लीकेशंस के जरूरी होती हैं। और तो क्या उतनी प्राइवेट ये है जितनी होनी चाहिए? जी हाँ, और इसी को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि डाटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर सुनवाई कर कोर्ट ने आखिर किस तरीके से लगाई फटकार, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। तो जी हाँ, मेटा को ये 2 टूक ये मैसेज दिया गया आज की सुनवाई में। व्हाट्सएप और मेटा कंपनी को खरी सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अहम सुनवाई थी ये, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर के। और इसके साथ ही इसमें कहा गया कि डेटा शेयर करना शोषण है, नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज की इस सुनवाई में जहां एक तरफ फटकार लगाई, वहीं कहा कि पॉलिसी की भाषा आम यूजर की समझ से बिल्कुल परे है। कि जो सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज होती है, फिर चाहे व्हाट्सएप की पॉलिसीज हो या फेसबुक की पॉलिसी हो, डेटा शेयर करना नियमों के खिलाफ है, भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे में
अगर आप भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकते तो आप भारत छोड़ दीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कही है। तो आखिर इसको लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ है उसका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, जिस तरीके से ये पूरी अहम सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के जरिए कहीं ना कहीं फेसबुक और जो व्हाट्सएप की मेटा कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसको कड़ी फटकार लगाई गई कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी निजता का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात, हालांकि इस पर विस्तार से बाद में सुनवाई होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक बात साफ कर दी कि जो लोगों के अधिकार की बात है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। ये बात व्हाट्सएप और फेसबुक के वकीलों को साफ कहा कोर्ट ने। यहाँ पर पूरा मामला आप जानते हैं कि 2021 में जब व्हाट्सएप एक पॉलिसी लाई थी, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि वो अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा साझा करेगी व्हाट्सएप का, और अगर कोई यूजर इसके लिए तैयार नहीं है तो वो इसके लिए इनकार कर सकता है। ये अपने बचाव में यहाँ पर कही भी गई बात व्हाट्सएप और मेटा की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपके लंबे लंबे दस्तावेज होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही टेक्निकल होती है, उसको आम यूजर कैसे समझेगा, इसीलिए आपने जो फायदा उठाया है लोगों की निजी जानकारी को साझा करके, उसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगता है, हालांकि अभी मेरिट्स पर सुनवाई होनी बाकी है। यहां पर 213 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगाया गया सीसीआई की तरफ से क्योंकि जिन कंपनियों को के साथ ये डेटा साझा किया गया उन्होंने एड्स रेवेन्यू से पैसा कमाया, तो उसका एक हिस्सा यहां पर फाइन लगाया गया है मेटा और व्हाट्सएप के ऊपर। 213 करोड़ से ज्यादा की ये रकम है। कुछ पैसा ये कंपनी जमा कर चुके हैं पहले ही, लेकिन अभी भी जो इसका बाकी हिस्सा है वो जमा किया जाना है। तो आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये क्या फाइन का जो अमाउंट है वो यही रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस बागची ने एक बात और कही कि क्या ये ये सुनिश्चित कर लिया गया है पूरी तरह से कि इस जानकारी को बेच करके कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। तो ये अभी मुसीबत इन दोनों कंपनियों के लिए बनी हुई है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर देता। इस पर जो कंपनियां जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी तो कंपनियों की तरफ से किस तरीके से अपनी बात, अपना पक्ष रखा गया है विकास? देखिए, आज तो बहुत संक्षिप्त सुनवाई थी, उसमें दो बातें कही गई उनकी तरफ से कि पहला, हमने एक आंशिक भुगतान कर दिया है, अब हम अपील पर सुनवाई चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, उनका सबसे बड़ा बचाव ये है कि इसमें पूरी तरह से उन्होंने जानकारी यूजर्स को दे दी थी, यानी ये पॉलिसी बता दी गई थी अच्छी तरह से यूजर्स को कि वो अपना डेटा साझा करना चाहते हैं मेटा के साथ या नहीं। लेकिन इस पर कोर्ट को आपत्ति है। कोर्ट का कहना है कि एक आम आदमी जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो कैसे आपकी इस टेक्निकल भाषा को समझेगा और किस तरह से अपना उसने जो एग्री किया था आपकी शर्तों को, वो कैसे समझेगा कि वो किन चीजों के लिए सहमति दे रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को ये सीधे तौर पर ये फटकार लगाई है और इस फटकार के बाद में अब देखना होगा कि आगे जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि हमारे देश की जो नौसेना है वो और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ की तरफ से एक मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है। और इस मिसाइल की जब हम बात करें तो भारत की जो मिसाइल पावर है वो पूरी दुनिया उसकी कायल है। और ब्रह्मोस, आकाश और बराक जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मिसाइल तकनीक के मामले में भारत एक और नए अत्याधुनिक दौर में प्रवेश करने जा रहा है। अब जब जिस ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की सबसे तेज और घातक मिसाइल माना जाता है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली और तेज एक और नई हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की जा रही है। भारतीय सेनाओं के गेम चेंजर के लिए ये आ रही है लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे विकसित कर रहा है डीआरडीओ, जो ब्रह्मोस से तेज और शक्तिशाली होगी। आखिर क्यों इसे कहा जा रहा है गेम चेंजर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं घातक होगा समुद्री अटैक। तो जी हां, जब हमारी नौसेना और मजबूत होगी तो समुद्री अटैक और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आएगा। रक्षा क्षेत्र की नई टेक्नोलॉजी पर सीधे तौर पर फोकस है। लगातार जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर भी हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही और आधुनिक मिसाइल तकनीक जो है वो भी होती नजर आ रही है। डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल इस समय डेवलप की है, जिसके परीक्षण की अगर हम बात करें तो दो बार परीक्षण इसका हो चुका है। और भारतीय नौसेना को ये लंबी दूरी की ये मिसाइल बहुत जल्द मिलने जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मिसाइल जो है वो ब्रह्मोस से भी ज्यादा मारक क्षमता इसकी होगी, ब्रह्मोस से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होगी, तेज होगी।
दुश्मन को संभलने का भी मौका इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हाल ही में जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी 26 जनवरी को, तो उस दौरान इसकी एक झलक डीआरडीओ की झांकी में नजर भी आई थी। लेकिन इसके साथ ही आखिर क्यों इसे भारतीय सेनाओं के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। We have carried out 2 development trials. We are pretty soon going to do a 3rd development trial. Once these development trials are over, we'll offer it to the user for user evaluation trials. And then these missiles should get inducted. We are very confident with this system, and it will be a game changer for our services. तो सीधे तौर पर डीआरडीओ के चेयरमैन को आपने सुना, जिन्होंने इसको लेकर पूरा अपडेट दिया है। कहा है कि मिसाइल जो है वो इस समय 2 परीक्षण उसके पूरे किए जा चुके हैं और क्या कुछ इसकी खासियत है फटाफट से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां लॉन्ग रेंज की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज की अगर हम बात करें तो 1500 किलोमीटर और अधिकतम रफ्तार इसकी 1.23 लाख किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके साथ ही इसके औसतन रफ्तार की अगर हम बात करें तो 6174 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका लक्ष्य स्थिर और गतिशील दोनों भेदने में ये पूरी तरह से माहिर है ये मिसाइल। इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के। विशाल, भारतीय सेना इस मिसाइल के मिलने के बाद में और ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके 2 परीक्षण किए जा चुके हैं और तीसरा परीक्षण सफल होने के बाद में ही इस मिसाइल को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। विशाल, बिल्कुल ठीक कहा कृतिका आपने। और अभी जब आप दर्शकों को बता रही थी कि इसकी स्पीड के बारे में, तो इसकी स्पीड जैसे स्टार्टिंग में होगी 10 माक और उसके बाद हो जाएगी 5 माक। 10 माक और 5 माक का मतलब ये है, यानी कि 10 माक का मतलब कि ध्वनि जो साउंड की स्पीड है उसकी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जाएगी। फिलहाल इसको 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर 3000 किलोमीटर तक इसकी रेंज कर दी जाएगी। और ये क्यों गेम चेंजर, अभी आपने समीर वी कामत को सुना, क्यों गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 देश है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर रूस है, चीन है और नॉर्थ कोरिया है। अमेरिका भी इसको भी डेवलप कर रहा है। तो हमारी ये जो मिसाइल बन के तैयार होगी उसकी ख़ास बात ये होगी कि ये तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और हम ये समझ सकते हैं कि अगले 3 साल के अंदर इसको इंडक्ट किया जा सकेगा। और इसके अलग अलग वेरिएंट्स पे भी काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। 2 टेस्ट हालांकि हो चुके हैं, लेकिन जो अलग वेरिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वो हवा से भी मार करने वाली मिसाइलें हम इसमें तैयार कर रहे हैं, जो डीआरडीओ जिस पर काम कर रहा है। तो गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि इंडिया एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए हमारे साथ में इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।